गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं श्रीमती ऋतु अरोरा। चलिए बच्चों, आज हम लोग सिविक्स का खंड क का तीसरा चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ये शुरू करेंगे। 2 अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला, संविधान क्यों बना, कैसे बना, फिर भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हुए, नीति निर्देशक तत्व क्या थे, किस प्रकार सरकार उन नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर नीतियों का निर्धारण करती है, और हमारे क्या कर्तव्य हैं, ये हम लोगों ने चैप्टर 1 और 2 में पढ़ा। आज से हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 3, चुनाव और प्रतिनिधित्व। आपको मालूम है, आपके घर में आपसे बड़े जो भी लोग हैं, मम्मी पापा दादा दादी, सब जब भी इलेक्शंस होता है, चुनाव होता है, तो वोट करने जाते हैं, मत देने जाते हैं। तो लोकतंत्र में चुनावों का अत्यधिक महत्व। लोकतंत्र जनता का शासन, यानी जहाँ पर लोकतंत्र को अपनाया गया है, लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया गया है, वहाँ चुनावों का अत्यधिक महत्व है। डॉक्टर अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा था, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते, अतः जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार का कोई भी कार्य है, हम आप भाग लेने नहीं जाते ना बच्चों। लेकिन हम अपने क्षेत्र से एक व्यक्ति को चुन लेते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति हमारी तरफ से सरकार के कार्यों में भाग लेगा। हर क्षेत्र से एक एक व्यक्ति चुन लिया जाता है और उसको सरकार के कार्यों के लिए डिप्यूट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार वो व्यक्ति हमारी तरफ से, वो हमारा प्रतिनिधि हुआ, वो हमारी तरफ से सरकार के कार्यों में मदद करता है। तो कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से, सामने सामने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, अतः जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में चुनाव संपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक माने जाते। नागरिक शास्त्र के अध्ययन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की चर्चा आती है बच्चों। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो हमें सामने दिखाई देता है, जिसमें हम स्वयं भाग ले रहे हैं, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक प्रतिदिन के निर्णय और शासन संचालन में सीधे भाग लेते हैं। हालांकि वर्तमान विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन प्राचीन काल में यूनान एक ऐसा देश था, नगर राज्य था, जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता था। लेकिन जब नागरिकों की संख्या लाखों करोड़ों में हो गई, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में लाना संभव नहीं हुआ या कठिन होता गया। इसलिए जनता के शासन का प्रयोग किया जाता है, और जनता के शासन का अर्थ है सामान्यतः जनप्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाला शासन। यानी हमने जिनको अपना प्रतिनिधि चुना है, वो हमारे लिए शासन चलाते हैं। ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय भाग लेते हैं। इन प्रतिनिधियों के चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं, और एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है। इस संबंध में जो विस्तृत नियम कानून बनाए जाते हैं, वो कौन बनाता है बच्चों? विधायिका या व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए जाते हैं। प्रजातंत्र में जनता अपने उन प्रतिनिधियों को चुनती है जो शासन चलाते हैं। इन प्रतिनिधियों के निर्वाचन के अधिकार को ही मताधिकार कहते हैं। जैसे मुझे ये अधिकार प्राप्त है, हम 18 वर्ष के हो चुके हैं। भारत में ये आयु 18 वर्ष है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, वो किसी भी धर्म जाति का हो, वो वोट दे सकता है, मत दे सकता है, बशर्ते, शर्त क्या है बच्चों, कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए। उसके लिए मुझे प्रयास करना होगा, और जब इलेक्शन के पहले वोटर
लिस्ट बनती है उसमें अपना नाम डलवाना होगा। तो वोटर लिस्ट में में अपना नाम डलवा करके हम मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो व्यक्ति करते हैं उन्हें जो अधिकार प्राप्त होता है उसे किस अधिकार के नाम से संबोधित करते हैं? मताधिकार कहते हैं। और प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का अधिकार मताधिकार ही है। मताधिकार का अर्थ और परिभाषा। मताधिकार शब्द दो शब्दों मत और अधिकार से मिलकर बना है, अर्थात राय या मत प्रकट करने का अधिकार। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मताधिकार का अपना विशिष्ट अर्थ है। इसके अनुसार देश के नागरिकों को शासन संचालन के लिए अपने उम्मीदवार को चुनने का अधिकार प्राप्त होता है, उसे ही मताधिकार कहते हैं। यह अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार माना गया है कि सभी व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए। केवल कुछ परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में नागरिक को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नागरिक से मताधिकार नहीं लिया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है जब वह वयस्क हो जाता है, अर्थात 18 वर्ष का पूरा हो जाता है। मताधिकार की परिभाषा। प्रोफेसर गार्नर के अनुसार मताधिकार वह अधिकार है जिसे राज्य देश के हित साधक योग्य व्यक्तियों को प्रदान करता है। मताधिकार की प्राप्ति के लिए आयु, नागरिकता, निवास स्थान आदि योग्यताएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कुछ देशों में लिंग और शिक्षा को भी मताधिकार की शर्त माना जाता है। तो मताधिकार किसी भी देश के लिए आवश्यक होता है। इसके लिए आयु विशेष महत्वपूर्ण है। जैसा अभी मैंने पहले भी कहा कि भारत में वयस्क व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है, यानी जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि ये माना जाता है कि 18 वर्ष की आयु तक बच्चा छोटा होता है, राजनीति के बहुत अधिक दांव पेच को नहीं समझ पाता। 18 वर्ष की आयु आते आते वो इतना उसका मानसिक विकास इतना हो जाता है, वो इन सब बातों को भली भांति समझने लगता है, अपने अच्छे बुरे को समझने लगता है कि हमारे लिए कौन व्यक्ति अच्छा होगा, कौन हमारे देश की सरकार को भली प्रकार से चला सकेगा। जब हम इस बात का निर्णय करने में सक्षम हो जाते हैं तो हमें यह अधिकार प्राप्त हो जाता है। जिस नागरिक को मताधिकार प्राप्त होता है उसे निर्वाचक या मतदाता कहते हैं। जिस नागरिक को मताधिकार प्राप्त होता है उसे निर्वाचक या मतदाता कहते हैं। अलग अलग देशों में बच्चों मताधिकार की आयु अलग अलग है। भारत, अमेरिका, पापुआ न्यू गिनी और इंग्लैंड में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। हॉलैंड में 25 वर्ष है, नॉर्वे में 23 वर्ष है, स्विट्जरलैंड में 20 वर्ष है, कुछ अन्य देशों में 21 वर्ष भी है। अपने भारत में क्या है बच्चों? 18 वर्ष। भारत के साथ अमेरिका, पापुआ न्यू गिनी, इंग्लैंड, इनमें 18 वर्ष है। हॉलैंड में 25 वर्ष है, नॉर्वे में 23 वर्ष है, स्विट्जरलैंड में 20 वर्ष है और कुछ देशों में 21 वर्ष भी है। और सबसे खास बात, देश के नागरिकों को मताधिकार प्राप्त होता है, विदेशियों को मताधिकार प्राप्त नहीं होता। उन्हें अपने देश में मताधिकार प्राप्त होता है, दूसरे देश में मताधिकार प्राप्त नहीं होता। जहां विदेशी बनकर के कुछ समय के लिए जाते हैं वहां हमें यह अधिकार प्राप्त नहीं। मताधिकार संबंधी सिद्धांत। मताधिकार यानी मत दिए जाने का जो अधिकार है, ये विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है, क्योंकि अलग अलग मत माने जाते हैं। कुछ विद्वान कुछ कहते हैं कि इस आधार पर मत देने का अधिकार मिलना चाहिए, कुछ विद्वान कुछ कहते हैं कि इस आधार पर मिलना चाहिए। तो कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित हैं? पहला है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मताधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है, सभी व्यक्तियों को समान रूप से इसे प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। इस सिद्धांत के अनुसार मत देने का अधिकार स्वाभाविक है और यह अधिकार मनुष्य को प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक मॉन्टेस्क्यू, थॉमस पेन और रूसो हैं। दूसरा है वैधानिक अथवा कानूनी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक
मताधिकार कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह राज्य द्वारा प्रदान किया गया अधिकार है, यानी यह वैधानिक है या कानूनी अधिकार है। कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत नागरिक द्वारा मताधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है। नैतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मताधिकार नैतिक मान्यताओं पर आधारित है। यह राजनैतिक मामलों में व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम मात्र है। मताधिकार व्यक्ति का नैतिक और आध्यात्मिक विकास करता है। ये मानव के व्यक्तित्व विकास के लिए भी आवश्यक है। कुछ जैसे दया करना, परोपकार करना, सच बोलना, ये सब नैतिक दायित्व हैं। ऐसे ही मताधिकार भी कुछ व्यक्तियों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि मताधिकार भी एक नैतिक दायित्व है और सभी व्यक्तियों को जिनको ये अधिकार प्राप्त होता है उन्हें इस अधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सामुदायिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मताधिकार सामुदायिक जीवन का एक अंग है, इसलिए सीमित क्षेत्र में मताधिकार मिलना चाहिए। ये प्रमुख रूप से इटली और जर्मनी में इसी प्रकार के सिद्धांत को माना जाता है। पांचवा है सामंतवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत मध्य युग में प्रचलित हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार मताधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होना चाहिए जिनका समाज में उच्च स्तर हो तथा जो संपत्ति के स्वामी हो। सार्वजनिक कर्तव्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मतदान एक सार्वजनिक कर्तव्य है, अतः मतदान अनिवार्य होना चाहिए। कुछ देशों में बच्चों कंपलसरी है, वहाँ अगर कोई मतदान नहीं करता तो दंड का भागीदार होता है। तो सार्वजनिक कर्तव्य है वो हमारा, जो अवश्य करना चाहिए, करना पड़ेगा। बेल्जियम, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, इन देशों में मतदान अनिवार्य है। इन देशों में अगर मताधिकार का प्रयोग नहीं करते तो वह दंडनीय अपराध है। ये तो थे मताधिकार संबंधी सिद्धांत। अब हम लोग मताधिकार के प्रकार पढ़ेंगे कि दो प्रकार के मताधिकार हो सकते हैं, सीमित मताधिकार और वयस्क मताधिकार। नाम से स्पष्ट है बच्चों, सीमित मताधिकार यानी सबको ना मिलना बल्कि कुछ व्यक्तियों को मिलना सीमित मताधिकार। सीमित मताधिकार का अर्थ है संपूर्ण समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर यह अधिकार केवल कुछ लोगों या ऐसे लोगों को ही दिया जाना चाहिए जिनमें इसके प्रयोग की योग्यता हो, क्षमता हो। इनका मानना है कि सभी व्यक्ति योग्य नहीं होते, जो अशिक्षित हैं, जो व्यक्ति कमजोर हैं, पागल हैं, वो व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकते। यह मताधिकार शिक्षा, संपत्ति और पुरुषों को मताधिकार प्रदान करने तक ही सीमित किया जा सकता है। ब्लंचली, मिल, हेनरी मैन, सिस्विक, लेकी ये इस विचार के समर्थक हैं। इन विचारकों का मत है कि संपूर्ण समाज के हित को ध्यान में रखते हुए मताधिकार केवल ऐसे लोगों को दिया जाना चाहिए जो मतदान के महत्व को समझें तथा मतदान करते समय योग्य और सक्षम उम्मीदवार की पहचान कर सके। अगर हमें पहचान ही नहीं है कि ये व्यक्ति योग्य है, ये व्यक्ति भली प्रकार से हमारे देश को आगे विकास के मार्ग पर ले जा सकता है, तब तक हम मताधिकार के योग्य नहीं। ये विचारक संपत्ति को, शिक्षा अथवा लिंग को ही आधार मानकर मतदान को सीमित करना चाहते हैं, इसलिए इसे सीमित मताधिकार कहा जाता है। सीमित मताधिकार के समर्थक दो आधारों पर मतदान को सीमित करना चाहते हैं। एक, संपत्ति के आधार। संपत्ति को मताधिकार का आधार मानने वाले विचारक कहते हैं कि मताधिकार केवल उन नागरिकों को ही प्रदान किया जाना चाहिए जिनके पास कुछ संपत्ति हो और जो कर यानी टैक्स देते हों। यदि संपत्ति विहीन है या कर नहीं देते हैं, यदि उनको यह अधिकार दे दिया जाए तो वे व्यक्ति किन व्यक्तियों को चुनेंगे? जो कानून द्वारा धनिकों की संपत्ति का अधिग्रहण करने का प्रयास करेंगे,
धनिकों पर अधिक से अधिक टैक्स लगाएंगे और गरीबों का भला होगा, यानी जो टैक्स नहीं देते वही फायदे में रहेंगे, जो टैक्स देते हैं वो निचोड़ दिया जाए। दूसरा आधार उन्होंने शिक्षा का माना। शिक्षा के समर्थक मानते हैं कि निरक्षर अथवा अशिक्षित व्यक्ति को मताधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। निरक्षर व्यक्ति में समझदारी नहीं होती और वे राजनीति को नहीं समझते। वे जाति, धर्म और संबंधों से प्रभावित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे गलत निर्णय ले सकते हैं। तो इस आधार पर हमें दो आधार पर, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार किया जाता। अब हम लोग, ये तो था पहला अधिकार सीमित मताधिकार, हम लोग पढ़ेंगे दूसरा वयस्क मताधिकार, जिसे सार्वभौमिक मताधिकार भी कहते हैं। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि मतदान का अधिकार एक निश्चित आयु के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होना चाहिए। और भारत में बच्चों वयस्क होने की आयु क्या है? 18 वर्ष। तो जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है उसे मताधिकार प्राप्त हो जाता है। वयस्क मताधिकार की आयु का निर्धारण प्रत्येक देश में वहाँ के नागरिकों के वयस्क होने की आयु पर निर्भर करता है। अभी मैंने पहले भी बताया कि भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यू गिनी में 18 वर्ष है, हॉलैंड में 25 वर्ष है, नॉर्वे में 23 वर्ष है, स्विट्जरलैंड में 20 वर्ष है, कुछ देशों में 21 वर्ष है। तो ये अलग अलग है, लेकिन भारत में वयस्क होने की आयु 18 वर्ष है, इसलिए भारत में मताधिकार की आयु भी 18 वर्ष है। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि दिवालिया, पागल व अन्य किसी प्रकार की अयोग्यता वाले नागरिकों को छोड़कर के अन्य सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। मताधिकार में संपत्ति, लिंग, शिक्षा जैसे कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए। मॉन्टेस्क्यू, रूसो, थॉमस पेन इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं, यानी वयस्क मताधिकार के समर्थक हैं। वर्तमान में विश्व में लगभग सभी देशों में वयस्क मताधिकार ही पाया जाता है, इसी की व्यवस्था पाई जाती है। अब सीमित मताधिकार लगभग विश्व में किसी भी देश में नहीं है, छुटपुट रूप से किसी देश में पाया जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से किसी भी देश में सीमित मताधिकार नहीं है। सभी में वयस्क या सार्वभौमिक मताधिकार पाया जाता है। तो वयस्क मताधिकार के पक्ष और विपक्ष में तर्क देखेंगे। सबसे पहले वयस्क मताधिकार के पक्ष में तर्क, यानी वयस्क मताधिकार होना चाहिए, ये इस तथ्य के हम पक्ष में हैं, इस तथ्य को हम मानते हैं। तो क्यों वयस्क मताधिकार प्राप्त होना चाहिए? सबसे पहला कारण है जनता में संप्रभुता का स्रोत। सारी शक्ति किसके पास है? जनता के पास। जनता जब चाहे सरकार बना सकती है, जब चाहे सरकार को हटा भी सकती है। तो संप्रभुता का स्रोत जनता है, इसलिए सभी को समान रूप से मताधिकार प्राप्त, सभी जनता को समान रूप से मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। राज्य के कार्य, कानून और नीतियों का प्रभाव किस पर पड़ता है? हम ही व्यक्तियों पर पड़ता है, सभी व्यक्तियों पर पड़ता है, इसलिए सभी को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए, चाहे निर्धन हो, चाहे धनी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो, सभी पर समान रूप से नीतियों का, कानून का प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट, सभी व्यक्ति समान हैं, इसलिए सभी को अपने हितों की सुरक्षा के लिए मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। सभी को मताधिकार मिलने में अल्पसंख्यक भी प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षा, संपत्ति और लिंग भेद ये अनुचित है, इसलिए सभी को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। मताधिकार प्राप्त होने से व्यक्ति स्वयं को सम्मानित महसूस करता है कि हमें यह अधिकार प्राप्त है। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए वयस्क मताधिकार आवश्यक है। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी वयस्क मताधिकार आवश्यक है। वयस्क मताधिकार से उदासीनता समाप्त होती है तथा राजनीतिक जागृति और शिक्षा प्राप्त होती है। वयस्क मताधिकार राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। मानव होने के कारण सभी समान हैं, सभी
को भगवान ने समान रूप से मनुष्य बनाया है, इसलिए वयस्क मताधिकार प्राकृतिक अधिकार है और सभी को प्राप्त होना चाहिए। वयस्क मताधिकार लोकतांत्रिक सिद्धांतों और भावनाओं के अनुकूल पाया जाता है, इसलिए सभी को वयस्क मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। लेकिन कुछ विद्वान इस तर्क से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि सीमित मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो क्या क्या तर्क दिए उन्होंने, अर्थात वयस्क मताधिकार के विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए। उनका मानना है कि वयस्क मताधिकार की अवधारणा विचारहीन और तर्कों के विपरीत है, क्योंकि इससे अशिक्षित, निर्धन और अज्ञानी लोग सत्ता में आ जाएंगे। दूसरा, वयस्क मताधिकार से शासन अशिक्षित और अज्ञानियों के हाथों में आ जाए। साधारण जनता राजनीति के जटिल प्रश्नों को नहीं समझती, इसलिए सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि जो राजनीति की जटिलता को समझे, उस पर कोई तर्क दे सके, उन्हीं को ये अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अधिकारों की सुरक्षा के लिए सभी को मताधिकार देना अनुचित है, क्योंकि यह अधिकार सुरक्षा की कोई गारंटी प्रदान नहीं करता। वयस्क मताधिकार भ्रष्टाचार को जन्म देता है। अधिकांश नवोदित राष्ट्रों में धन, धर्म व जाति के प्रभाव से मतदान होता है। ब्लैंड के शब्दों में अक्षम और अयोग्य लोगों का शासन चुनने का अधिकार देने का अर्थ क्या है? स्वयं का विनाश करना। इसलिए वयस्क मताधिकार नहीं देना चाहिए। इनका मानना है कि मताधिकार एक पवित्र कार्य है जो केवल समझदार और बुद्धिमान व्यक्तियों को ही प्राप्त होना चाहिए, और वयस्क मताधिकार रूढ़िवादिता को जन्म देता है, क्योंकि जनता अनुदार होती है, प्रगतिशील विचारों को शंका की दृष्टि से देखती है, इसलिए सभी को वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, आज हम लोगों ने मताधिकार के दो प्रकार, सीमित अधिकार और वयस्क मताधिकार, ये पढ़े। वयस्क मताधिकार के क्या है, उसके पक्ष विपक्ष में तर्क जाने, मताधिकार का अर्थ जाने। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्त्री मताधिकार, प्रतिनिधित्व के प्रकार, सिद्धांत, प्रणाली, ये हम लोग पढ़ेंगे। आज जितना समझाया बच्चों, ये कैसे अच्छे प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज से संबंधित, आज के लेक्चर से संबंधित जो प्रश्न आपको अपनी कॉपीज में करने हैं, पहला है चुनाव से आप क्या समझते हैं। दूसरा, मताधिकार की एक परिभाषा बताइए। तीसरा, भारत में मताधिकार की आयु क्या है। चौथा, सीमित मताधिकार के दो समर्थकों के नाम बताइए। इसमें केवल समर्थकों के नाम लिखने हैं बच्चों। और पांचवा है, वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है, इसके पक्ष और विपक्ष में दो दो तर्क दीजिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। साथ साथ अगर आप काम करेंगे बच्चों और याद करेंगे, तो आपको जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी और आसानी से याद भी हो जाएंगी। और बच्चों, मेरे वीडियोस आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको सारे वीडियोस अपने आप मिल जाएंगे। तो आपको मेरे से बार बार मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर एक बार आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमेशा मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसको भी करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।